नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। करीब करीब चुनाव दरवाजे पर दस्तक देता दिख रहा है और ऐसे में हिसाब किताब लिए जाने की जरूरत है। एक तरफ डबल इंजन की जो सरकार है वो वादा कर रही है, दावा कर रही है कि करीब 2 दशक के कार्यकाल में उसने बिहार की तस्वीर बदल दी, बिहार वासियों की तकदीर बदल दी और आने वाले समय में कुछ और बेहतर बदलेगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि 20 साल में सरकार खटारा कार हो गई है और अब उसे बदल दिए जाने की जरूरत है। चुनाव से पहले कशिश न्यूज ने यह खास कार्यक्रम शुरू किया है। बदलते बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम आपको पक्ष और विपक्ष के साथ साथ आम लोगों के विचार से भी रूबरू कराएंगे। शुरुआत पक्ष और विपक्ष के साथ करेंगे, विश्लेषक भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले हमारे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होने वाली है, किन विषयों पर आज हम इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं, उससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इसकी झलक ऐसी कि हर कोई दंग रह गया। सिर्फ यही नहीं, पटना का जेपी गंगा पथ, दीघा को एम्स तक एलिवेटेड रोड, राजधानी में कई फ्लाईओवर और चमचमाती सड़कों ने न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था बल्कि राजधानी की पूरी तस्वीर बदल दी है। 20 साल पहले शायद किसी ने ऐसी कल्पना की होगी। जिस पटना को कभी गांव-नुमा शहर माना जाता था, वो अब मेट्रो शहर की बराबरी करता दिख रहा है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग जब पटना आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता की झलक दिख रही है। ये बदलाव तब आया जब नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की कमान संभाली और इसके बाद शुरू हुआ कायाकल्प। जिस राज्य में गड्ढों में सड़क हुआ करती थी, वहां अब फर्राटे से गाड़ियां गुजर रही हैं। सिर्फ शहरों ही नहीं बल्कि गांव की कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। 2005 और 6 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से 999 तक की आबादी वाले बसावटों को सड़क से जोड़ा गया। 2012 और 14 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 250 से 499 तक की आबादी वाले टोलों की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई और 2016 और 17 में 100 से 250 आबादी वाले टोलों को सालों भर चालू रहने वाले सड़कों से जोड़ा गया। अब 5 घंटे में जिला मुख्यालय से राजधानी पहुंचना संभव हो गया है। 20 सालों की बात करें तो बिहार में सड़कों की लंबाई लगभग दोगुनी हो गई है। 2005 में सड़कों की लंबाई 14,468 किलोमीटर थी, जो 2025 में बढ़कर 26,081 किलोमीटर हो गई है। इनमें नेशनल हाईवे 6,147 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 3,638 किलोमीटर और जिला प्रमुख मार्ग 16,296 किलोमीटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़कें ही बनी हैं। नदियों पर पुलों के निर्माण से विकास को रफ्तार मिली। 20 सालों में 12 पुल बने, जबकि 18 पुलों का काम चल रहा है। गंगा नदी पर 3 नए पुल का निर्माण हुआ और 10 पुल निर्माणाधीन है। कोसी पर भी 3 पुल बने और 3 बन रहे हैं। गंडक पर 4 पुल बन चुके हैं और 3 का काम चल रहा है, जबकि सोन नदी पर 2 पुल बने और 2 बन रहे हैं। सड़कों और पुलों के निर्माण से गांव और शहर एक दूसरे से जुड़ गए और सफर आसान हुआ। नीतीश सरकार का फोकस सिर्फ सड़कों पर ही नहीं रहा, महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास पर भी सरकार ने ध्यान दिया। 2006 से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। वहीं नगर निकाय में 2007 से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया। 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया और यही व्यवस्था 2016 से सरकारी नौकरी में लागू की गई। महिलाओं के साथ ही पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर ध्यान दिया गया। 2005 में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कोई योजना नहीं थी। वहीं अब इसी वर्ग के 11,000 से ज्यादा युवाओं को वाहन खरीदने के लिए अनुदान राशि दी गई। उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 10 लाख तक की सहायता राशि का प्रावधान किया गया।
जिनमें से 5 लाख रुपए अनुदान है और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण। इसका फायदा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 13,500 से ज्यादा युवक युवतियों को मिला। शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में विकास साफ नजर आ रहा है। 2 दशक में आए बदलाव का असर ये रहा कि कई सालों से बिहार विकास दर में लगातार टॉप के 3 राज्यों में शामिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो 20 साल में कितना बदला बिहार, ये हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, एक झलक और एक छोटा सा परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ पूनम जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। उनके बाद अभिषेक झा जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी की ओर से, और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुंजन पटेल जी हैं। इनके साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक कोचगवे जी जुड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक निष्पक्ष राय, क्योंकि पक्ष और विपक्ष अगर हो जाएं तो फिर निष्पक्ष राय से हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे और दीपक जी के पास चलेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। 20 साल में बिहार कितना बदला, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी नज़र से क्या बदलता दिख रहा है, कितनी संभावनाएं आगे के लिए दिख रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत आपकी बात से। नमस्कार सभी को। दोस्तों, आपका सवाल बड़ा मौजू है और बहुत समय पर यह सवाल है कि 20 वर्षों में क्या हुआ बिहार में। मेरी पत्रकारिता 40 वर्ष यानी 4 दशकों का है, तो मैं 2 दशकों का जो मेरे जेहन में है, जो मैंने समझा है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 20 साल कम नहीं होते। 20 साल का मतलब होता है 7,785 दिन, और ये 7,785 दिन में बिहार ने क्या किया। देखिए, बिहार, ये मैं नहीं कहता कि पिछली सरकार, 20 साल से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, उससे पहले की सरकार कुछ नहीं किया। सभी सरकारों ने अपने अपने रिसोर्सेज में किया, मगर इमेजिनेशन, जो विजन, वो विजन मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार 2005 के 24 नवंबर को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके बाद बिहार में जिस तरह से लोगों में उत्साह बढ़ा था और लोगों ने समझा था कि बिहार जो है अब एक सही व्यक्ति के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि पहले सही व्यक्ति नहीं, जंगल राज की बात, लालू प्रसाद का एरा एक अलग एरा था, और उस एरा में जिस तरह से काम हुए, सोशल जस्टिस के काम हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम हुए, वो काम मुझे बहुत वो नहीं करने वाला रहा। सोशल जस्टिस का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, लोगों को आवाज दी, लोगों को समाज में रहने की नसीहत सिखाई कि आप कैसे रहेंगे, और बहुत सारे काम उन्होंने भी किए। मगर जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें जब नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद बिहार में जो जीडीपी का परसेंटेज था वो 10% बढ़ा था, और सड़कें उस वक्त 2000 किलोमीटर बढ़ने शुरू हुए, और राज्य में एक अमन चैन का माहौल बना था, जो अमन चैन उस वक्त नहीं दिखता। देखिए, और भी नीतीश कुमार जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर है, उसी तरह से नीतीश कुमार ने एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक जीरो टॉलरेंस की बात की थी, और उन्होंने उस वक्त किसी को बख्शा भी नहीं था। जो क्राइम का ये रहा वो भी नहीं, सड़कें बनने लगी, और लोग बच्चों के स्कूली बच्चों के लिए उन्होंने साइकिल की योजना चलाई। मगर मैं मानता हूं कि विकास का जो काम होता है, विकास की गति बढ़ाने के लिए बिजली बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। नीतीश कुमार ने बिजली बोर्ड को खत्म कर कंपनियां बनाई, और बिजली में जबरदस्त सुधार आया। सुधार या मैं तो मानता हूं कि भारत के जितने भी कैपिटल हैं, उस कैपिटल की तुलना में बिहार का पटना और उसके बाद
में जो बिजली की व्यवस्था थी वो बहुत अभूतपूर्व, और आज भी बदस्तूर वो जारी है। पहले बिजली राजधानी में 8-8 घंटे 7-8 घंटे ही रह पाती थी, मगर बिजली पे जबरदस्त काम किया नीतीश कुमार ने, और विकास के कार्य 2010 तक बड़े जबरदस्त तरीके से चला। और मैं ये भी मानता हूँ कि बिल्कुल है दीपक जी, आपने एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है और आपको हमारे इस पहले विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करने का विशेष कारण यही था कि आपने पिछली सरकार को भी देखा था और मौजूदा सरकार को भी शुरू से अभी तक देखा है। 40 साल का आपका अनुभव रहा है और उस अनुभव को आपने कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में समेटने का प्रयास किया है। तो दोनों पहलुओं पर आपने बात की कि एक समाज को मुखर बनाना और दूसरा समाज की आधारभूत संरचना के साथ साथ विशेष प्रावधान जो उपलब्ध कराया जाना है ताकि मुखर हो रहा समाज भूखे न रहे, मुखर हो रहा समाज गलत दिशा में न बढ़ जाए, ये सुनिश्चित किया जाना। तो हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे और इनसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि 20 सालों में बिहार को इन्होंने कितना बदलते देखा है। पूनम जी से शुरू करेंगे। पूनम जी, 20 साल में कितना बदला बिहार? देखिए 20 साल में बिहार कितना बदला। आज बिहार के लोग, पहले हम बता दें कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। नहीं तो रोड था तो उसमें गड्ढे में तब्दील थे, और बिहार में बिजली नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सड़कों का हमने बात कर दिया, शिक्षा की बात करें तो न स्कूल थे, न टीचर थे, और न ही विद्यार्थी पढ़ने जाते थे। लेकिन आज हम बिहार की बात करें, 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में आज विकास किस तरह से हुआ ये दिखाई पड़ती है। आज हर जगह 4 लाइन रोड बनकर दिखाई देंगे, 6 लाइन तक यहाँ तक बने हुए हैं, जहाँ तक कि पहले लोग को 6 से 8 घंटे लग जाते थे जाने में, आज 4 घंटे में हर कोने पे हम पहुँचते हैं, जिले में पहुँचते हैं। रही बिजली की बात, तो बिजली के लिए बिहार में, पटना में लोग 8 से 10 घंटे तक बिजली या लाइन नहीं रहते थे, लेकिन आज स्थिति है कि 24 घंटे बिजली पटना में भी दिखती है और हर गांव में पहुंची हुई है। और हमारी जो मुख्यमंत्री योजना बालिका साइकिल योजना थी, हमारी बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती थी, आज देखिएगा कि हर स्कूल में, ग्राम पंचायत से लेकर के हर स्कूल में हमारी बेटियां पढ़ने जाती है। और मुख्यमंत्री जी के जो साइकिल योजना थी वो इतना प्रोत्साहित किए कि हमारी बेटियां खुद साइकिल चला कर के कितने अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करने जाती है। आज स्कूल में शिक्षक भी बैठते हैं, पढ़ाई भी होती है, और बेटियों को, और चाहे हम भाइयों की कहें बेटों के कहें, उसके लिए शिक्षा के व्यवस्था की तरफ से किताब कापी भी सरकार द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाती है। चलिए, तो और भी काफी कुछ होगा आपके पास कहने के लिए, लेकिन आपने प्रस्तुत की एक तुलनात्मक तस्वीर। तो जब तुलनात्मक बात हो रही है तो हम थोड़ा और पहले क्यों न चले जाएं। ऐसा लग रहा है कि उससे पहले 95 से पहले बिहार में कुछ था ही नहीं। तो हम एक बार गुंजन जी से समझ लेते हैं कि गुंजन जी, एक तुलनात्मक तस्वीर बिहार की प्रस्तुत कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो बिहार 20 साल में इतना बदला, वो दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या उससे पहले कुछ भी नहीं था? देखिए, मेरा मानना है कि पिछले 20 वर्षों में जो भी डेवलपमेंट बिहार में हुए वो नेचुरल ग्रोथ है। एक अगर 5 साल का बच्चा है, जब 15 साल का हो जाएगा तो आप बोलेंगे और लंबा हो गया, तो ये नेचुरल बात है, वो लंबा हो जाएगा, समय बीता। लेकिन जब आंकड़ों पर आप देखेंगे क्या था पर कैपिटा इनकम, किस तरह से बिहार कहाँ पर, आज भी आंकड़ों में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, अपराध चरम पर है। ऑर्गेनाइज क्राइम का आप दावा करते हैं कि आपने ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म कर दिया। आप देख लीजिए हर दिन यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख लीजिए, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है कि तो यहाँ पर ढंग से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसको दम तोड़ना पड़ जाता है। और आए दिन जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ये घटनाएं क्या बताती हैं? क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या दलित समाज, जितने भी लोग हैं पूरी तरह से त्रस्त हैं, और इनके जो दावे हैं विकास के सब खोखले हैं। विकास के दावे खोखले हैं और जनता त्रस्त है। अरुण जी, तुलनात्मक तौर पर तुलना आपके पार्टी के शासनकाल से हो रही है, तो आपको पहले मौका दिया जाना चाहिए। ये जो तस्वीर तुलना करने के बाद दिख रही है वो हकीकत है या तुलना की वजह से उसमें चमक बढ़ गई है? 20 साल के दौरान क्या बदला? अभी अगर आप देखें, आंकड़े की बात करें, चाहे एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर लें, चाहे नीति आयोग की बात कर लें, देख लीजिए बिहार की तस्वीर तो स्पष्ट है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया।
पलायन जारी है। भारत सरकार का आंकड़ा है 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके, क्योंकि यहाँ रोजगार है ही नहीं, एक भी उद्योग धंधे नहीं स्थापित कर पाई ये सरकार। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है। नीति आयोग का आंकड़ा बता रहा है हम साक्षरता दर में कहाँ हैं, सबसे अंतिम पैदान में। निवेश के मामले में हम कहाँ हैं, अंतिम पैदान में। प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में कहाँ हैं, अंतिम पैदान पर। हाँ, 1 नंबर में कहाँ हैं, अपराध में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में, भूखमरी में, गरीबी में। ये 20 साल की तरक्की। और ये लोग सुशासन की ढोल पीटते हैं। तो पढ़ना चाहिए ना आंकड़ा, ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, ये तो सच को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, सच परिस्थितिवश अपनी स्थिति बदलता रहता है, और सच क्या है हम अभिषेक जी से जान लेते हैं। अभिषेक जी, अरुण जी को जो तस्वीर दिख रही है 20 साल में बदलते बिहार की, आप उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वही तस्वीर आपको दिख रही है, या अरुण जी को जो तस्वीर दिख रही है इनके चश्मे की वजह से कुछ अलग दिख रही है? अरुण जी के लिए 2 लाइनें हैं कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो इनका तो चश्मा भी खराब है, और इनका जो राजनीतिक चेहरा है उस पर धूल है, और ये आईना साफ करने में लगे। देखिए, हम सब यहाँ डिबेट करने बैठे हैं, 2 सत्ता पक्ष से लोगों को आपने बुलाया है, 2 विपक्ष के साथी हैं। जाहिर सी बात है कि हम अपना अपना पक्ष रखेंगे। अगर आपको सचमुच जानना है कि बिहार इन 20 वर्षों में बदला है कि नहीं, तो आप जरा सर्वे उन लोगों से करिए जो बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर के प्रदेशों से हैं, साल दर साल 2, 4, 5 साल के बाद बिहार आते हैं। उनसे जरा पूछिए कि अब जब वो बिहार आते हैं तो हमको कमेंट देते हैं, हमको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अब तो लगता ही नहीं है कि पटना वही है। फ्लाईओवर्स का मायाजाल, मरीन ड्राइव, बिहार में सड़कें, आप किसी जिले से कितने कम समय में पहुंच सकते हैं, कहीं आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, अभी तक जो हमारे साथियों ने कही, बहुत प्रबुद्ध साथी मैं इनको मानता हूं, लेकिन अभी तक जो बातें हमारे साथियों ने कही वो बातें पॉलिटिकल हैं। पॉलिटिकल इस हिसाब से हैं कि आप इनसे पूछिए तो ये कहेंगे कि पलायन में नंबर 1 है बिहार, अगर बात करें अपराध में तो नंबर 1 है, लेकिन लोगों की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जाए, तो ये कहेंगे कि बिहार अंतिम पायदान पर। बिहार अंतिम पायदान पर नहीं है, ये लोग राजनीतिक रूप से अंतिम पायदान पर चले गए हैं, इनको मौका नहीं मिल पा रहा है। चलिए, अपराध से ही शुरू करते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि किसी भी एक टॉपिक की आप बात कर लें, और जिस भी टॉपिक की आप बात करेंगे उसमें आंकड़ों के साथ ही बात होनी चाहिए। देखिए, एनसीआरबी एससीआरबी रट रहे हैं, चूंकि आज अपने तुलनात्मक जो टॉपिक है उसको रखा है। लालू जी ने अभी एक वेग ट्वीट किया, फेसबुक पोस्ट किया, कहा कि 65,000 हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं। लालू जी, जिनकी पार्टी जंगल राज की प्रतीक है, वो कहते हैं कि 65,000 हत्याएं हो चुकी। मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा अभी आपके सामने। चलिए, अपराध से ही बात को शुरू करते हैं, क्योंकि बिहार के प्रोग्रेस में जब नीतीश जी को बिहार मिला तो जरूरी था ना कि बिहार में एक अच्छा सकारात्मक माहौल हो, लोग डर के मारे पलायन न करें। अपॉर्चुनिटीज के लिए तो कोई कहीं जा सकता है, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बना के रखा था, एक अच्छा माहौल बनाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर थी। चलिए, वहीं से बात को शुरू करते हैं, बस 1 मिनट लूंगा आपका समय। हत्या की बात की जाए तो 15 वर्षों तक इनका शासन रहा, 67,249 मामले, यानी प्रति वर्ष 4200 से अधिक हत्याएं हो रही हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति के शासन में 67,000 से अधिक हत्याएं रिकॉर्ड हो चुकी हैं, वो किस इकबाल से हमसे पूछ रहे हैं कि आप पे इतना कैसे हुआ है। अब चले आते हैं अपने आंकड़े पर। 56,654 मामले, यानी 3,000 प्रति वर्ष। 4200 और 3,000, अंतर आप देख सकते हैं। 26.87% की गिरावट है। हम बात करें डकैती की तो उसमें 77.3% की गिरावट। रॉबरी की बात करें तो 31%, सेंधमारी 19% से ज्यादा, दंगा 14% से ज्यादा, फिरौती अपहरण जो उद्योग हुआ करता था, याद है ना, इनसे पूछिएगा सबसे बड़ा उद्योग क्या है
तो आज बिहार के लोग कहेंगे कि इसमें फिरौती अपहरण इनके शासन में सबसे बड़ा उद्योग हुआ करता था। सड़क डकैती में 50%, बैंक डकैती में 51%, बैंक रॉबरी में 71%। अब जरा बताइए कि किस हिसाब से ये हमसे पूछते हैं कि अपराध बढ़ गया है तो इनके शासन में जैसे रामराज्य चला आएगा। चले आते हैं एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े पर। इनके समय कितनी पुलिसिंग थी कि पूछिए ना जरा इनसे, अभी पूछिए इनसे कितनी पुलिस थी इनके समय। अरे जब नीतीश जी को मौका मिला, कहाँ लाख से भी कम इनके समय पुलिस वाले हुआ करते थे। 2 लाख से अधिक की बहाली तो उसी वक्त की हमने। और आज हमारे पास पुलिस बल है, महिलाएं उसमें शामिल है, अत्याधुनिक हथियार के साथ लैस है। तो आपको तो बदली हुई तस्वीर साफ तौर पर दिखती है ना। हमें इनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। और आप जैसे अब इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, मैं एक एक करके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल लूंगा, लेकिन अभिषेक जी में क्या किया, रोजगार में क्या किया, हर मसले पर हम चर्चा करेंगे और आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हम अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपसे जरूर एक चीज पूछ लेंगे कि आपने शुरू किया था ये कहते हुए कि जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसे बदलता हुआ बिहार नजर आता है। वो व्यक्ति बाहर क्यों गया, ये एक सवाल है। दूसरा, वो आने के बाद बिहार में रुकता क्यों नहीं, फिर बाहर क्यों चला जाता है, ये एक सवाल है। तो हम ब्रेक से जाने से क्या आप पर्यटकों को बिहार आने और जाने से रोक सकते हैं? मैंने क्या कहा, जो वर्ष दर वर्ष बिहार आते हैं, भाई वो जब बिहार आते हैं, फिल्म स्टार्स बिहार आते हैं, आपके सामने, आपके कैमरा के सामने कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हम तो 20 सालों से बिहार आ रहे हैं, हम तो 40 सालों से बिहार आ रहे हैं। चलिए ये शो अभी चलता रहेगा, ये जादूगिरी चलती रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ बदला है और बदलता दिख रहा है और आगे भी बदलने की गुंजाइश है। लेकिन इस बदलाव को लेकर क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का, फिलहाल तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम जनता के बीच भी जाएंगे। उनकी नज़र से भी 20 साल में बदलते बिहार का क्या स्थिति रहा, क्या हाल रहा, वो जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले चरण की बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकलकर समझ में आई है मेरे, वो ये है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट है जो भी हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया गया है। दीपक जी, कांग्रेस की ओर से ये बात सामने आई है कि कुछ भी अलग नहीं किया गया, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिसके लिए तालियां बजाई जा सके। जो बेहतर हुआ है वो नेचुरल है, इतना तो कम से कम किया जाना चाहिए था। क्या आप कहेंगे इस पर? यही है, आपने जो सवाल किया है और हमने भी चारों वक्ताओं को सुना है, तो जो सवाल जो बिहार को और होना चाहिए वो नहीं हुआ। आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, या आप बेंगलुरु जाते हैं, आप ये चेन्नई जाते हैं, और अगर शहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ जो स्थितियां हैं, वहाँ जो डेवलपमेंट है, वहाँ जो आईटी कंपनियां हैं, वहाँ जिस तरह से मनी का फ्लो होता है और जिस तरह से बिहार के लोग रहते हैं, ये सवाल लोग खड़ा करते हैं कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हमारे बिहार में इंडस्ट्री है। तो लोग कहेंगे कि बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाका है और बाढ़ प्रभावित इलाके में इंडस्ट्री लाने में दिक्कत होती है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बिहार में जब झारखंड बचा, ठीक है, जब झारखंड बचा तो बिहार को बहुत मुश्किल से बहुत कम राशि और बहुत कम रिसोर्सेज बच गए बिहार को, और बिहार ने अपने ये पर ही, उनके पास रॉयल्टी का मामला था, उनके पास बहुत सारे ऐसे मामले थे जो बिहार और झारखंड के बाद एक साथ रहने से वो टिकते थे कि हाँ चलो बिहार एक मजबूत स्टेट बन सकता है, चंडीगढ़ बन सकता है। उस समय का बड़ा नारा होता था चंडीगढ़ बिहार को बनाना। मगर मुझे जो लगता है कि ये प्रयास 20 वर्षों में बीच में हुआ था, जब शाहनवाज हुसैन इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो उन्होंने इथेनॉल और बहुत सारे ऐसे कंपनियों को बिहार में लाने की कोशिश की थी और लाया भी था, तो इच्छा शक्ति नहीं हुई। मुझे ये लगता है तो कह सकते हैं कि अगर सम्मिलित प्रयास हुआ होता तो तालियां बजाने लायक उपलब्धियों की फहरिस्त तैयार हो सकती थी। लेकिन जो हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं गुंजन पटेल जी, इन्होंने जो कहा कि नेचुरल ग्रोथ है, वो एक ऐसी मारक बात हो गई है जो सब पर हावी होती दिख रही है। गुंजन जी, नेचुरल ग्रोथ अगर कहें और तुलना करें तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष बात रख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुलना हम अपने आप से क्यों करें और लोगों से क्यों ना करें, मतलब और राज्यों से क्यों ना करें। तो क्या आप भी इससे सहमत हैं?
जी बिल्कुल, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। अभी अभिषेक जी ने कहा कि पहले अपराध एक उद्योग था। आज जो आप शराबबंदी का ढोल पीट रहे हैं, कहाँ होम डिलीवरी नहीं हो रही है? इससे संगठित उद्योग तो हो ही नहीं सकता। जहाँ तक बात हो गई अपराध की। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पर्यटक जब बिहार आते हैं और जाते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। अब बिहारियों को भी पर्यटक बता रहे हैं। आपने जब 2020 का जो कार्यकाल देखा होगा, जिस टाइम कोरोना आया था, पूरे देश में ऐसा माहौल था, जो बिहार से बाहर काम कर रहे थे लोग, वो लोग बिहार को वापस आए थे। और नीतीश जी ने दावा किया था कि हम ऐसा प्रयास करेंगे स्किल डेवलपमेंट के नाम पर। उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स भी बैठाए थे जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे उन पे काम करेगा और उन्हें यहाँ पर रोजगार मिलेगा। क्या हुआ? और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या है वो पैमाना जो विकास की दर को तय करता है। 2005 में जो पर कैपिटा इनकम था बिहार का और आज जो पर कैपिटा इनकम है, और अन्य राज्यों से जब आप इसकी सीधी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे बिहार तो पिछले पायदान पर है ही, लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो ग्रोथ है, जैसे केरल उस टाइम 32,000 के लगभग में 2005 में वहां पर कैपिटा इनकम था, आज उसका कितना है? महाराष्ट्र में जो उसका पर कैपिटा इनकम था, जो इसका रेशो निकालिएगा तो उसमें भी बिहार कहीं पीछे है। तो इसलिए अपनी पीठ थपथपाने के बजाय आपको चाहिए कि आप रोजगार के अवसर सृजित करें, ऐसा माहौल बनाएं कि निवेश हो। बातें तो वही बेसिक ही हैं, लेकिन आपने उन बेसिक बातों पर कुछ काम नहीं किया, इसलिए आपको मजबूरी बस वही रोड, वही जो हम तो सुनते सुनते 20 साल से कान पक गए हैं। वही रोड, यहाँ सड़क से ऐसे होता था, वैसे होता था, गड्ढे सड़क वो। अरे कब तक जाते रहेंगे भाई? कुछ तो नया कीजिए। यहाँ का युवा बेचैन है, परेशान है, कुछ नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी आबादी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि आप चले जाइए, चाहे आप किसी भी सरकारी अस्पताल में, आप स्थिति देख लीजिए, बेड उपलब्ध नहीं है, दलाल बाहर खड़े रहते हैं, चाहे आईजीएमएस हो। आप कहेंगे हमने आईजीएमएस किस में कभी अस्पताल ही उपलब्ध नहीं हुआ करता था, अब अस्पताल उपलब्ध है, अस्पताल में दवाएं हैं और बड़ी संख्या में स्थानीय मरीज उन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं हुआ? अभिषेक जी, अगर आप इस तरह के सवाल पूछेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भगवान न करे कि आपको भी अस्पताल जाने की जरूरत हो। आप जा करके तो देखें क्या है अस्पतालों की स्थिति, संख्या बढ़ा दी, क्या है वहां पर सुविधाएं। क्यों ऐसा कि जो बिहार में किसी भी आपके जिले में है उसे पटना में आकर का आईजीएमएस और एमसी जाना पड़ता है, और वहां पर जाते हैं तो उन्हें बेड नहीं मिलता। फिर क्या होता है? दलाल बाहर खड़ा होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है, वहां पर उसकी जो गाड़ी कमाई का हिस्सा है उसको लूट लिया जाता है। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो इस तरह का नया उभरा है, जो अस्पतालों में चल रहा है, क्यों नहीं आप उस पर कोई इस तरह की नीति बनाते हैं? चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सिर्फ एक पहलू स्वास्थ्य पर देखें तो उस पर गंभीर आक्षेप है। अभिषेक जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि गुंजन जी के सामने ये कुछ बेहतर आंकड़े रखेंगे। एक तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई, और दूसरी कि हम तुलना करते हुए वही पुराना राग क्यों अलापते रहते हैं। देश में अन्य राज्य हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से बताइए। बिहार में मुख्य विपक्षी दल कौन है आप बताइए? राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस पार्टी की बात पर तो हम बहुत संज्ञान नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो बिहार के लोगों ने ही नकार दिया है। अब राजद की चर्चा, उनके शासन की चर्चा हमको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में राजनीतिक बहरूपियों की तरह यही सामने खड़े हैं कि हमको, चलिए आंकड़ों की बात हो जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात इन्होंने कही है। 2005 से पहले अगर आप आंकड़े देखेंगे तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि प्रतिदिन अगर किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो तो एक दिन में 39 मरीज रिपोर्ट होते थे, और आज अगर स्वास्थ्य सेवाएं एकदम खराब हो चुकी हैं गुंजन जी के हिसाब से, कोई नहीं जाता है। सबके लिए कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था कर रखी है। मैं बता रहा हूं नहीं, जाता सबको ही है, लेकिन सुविधा किसी को नहीं मिलती। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अगर मेरी बात इस तरह से आप पूरी नहीं होने देंगे, डिबेट का कोई औचित्य इनकी नहीं बात भी रहनी चाहिए। जाता सबको ही है, लेकिन दरवाजे पे तड़प तड़प के दम तोड़ने वाला केस भी देखा। मैंने इनके आरोपों को बहुत संयमता के साथ सुना, सौम्यता के साथ सुना। अब मुझे मेरे जवाब को सुन लीजिए थोड़ा। अगर इनके हिसाब से अस्पतालों में जाते हैं लोग, मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं कि कितने मरीज वहां रिपोर्ट होते हैं जो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में अपना पुर्जा कटवाते हैं। एक महीने की बात अगर आप करेंगे तो 11,600 से अधिक। अब 30 से डिवाइड कर लीजिए और कितने की वृद्धि हो सकती है वो समझ लीजिए। मैथमेटिक्स तो समझते ही होंगे। अब चले आते हैं कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास हैं, उन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे बिहार में? पूछिए इनसे जरा। 6 मेडिकल कॉलेज, और आज की तिथि में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 12,
14 नए बनाए जा रहे हैं, लगातार सबका उद्घाटन हो रहा है। 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति दी गई, यानी कुल मिलाकर जब जोड़ेंगे ना तो 35 मेडिकल कॉलेज है। पटना मेडिकल कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल 5000 से अधिक बेडों के साथ लोगों की सेवा में सुसज्जित हो रहा है। जहां कहीं गड़बड़ी होती है, हमारी सरकार का इकबाल मजबूत है, हम कार्रवाई भी करते हैं। आयुष्मान भारत माफिया ये लेकर आए, बिल्कुल। आयुष्मान भारत योजना जहां 5 लाख तक का इलाज मुफ्त रहता है गरीबों के लिए, वो भी कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। ये जानते हैं बिहार के लोग, और कांग्रेस पार्टी कितनी संवेदनशील है, राष्ट्रीय जनता दल कितनी संवेदनशील है। और जिन्होंने बिहार का स्वास्थ्य खराब कर दिया, वो बिहार वासियों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, अभिषेक जी आए हैं पूरा मोटा कागजी विकास कह सकते हैं। कागजों में तो विकास दिखता है, इनके जुबानों में विकास दिखता ही है। सबसे पहले अभिषेक जी बहुत लंबा चौड़ा क्राइम पर बोल रहे थे, अपराध का डाटा पेश कर रहे थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी हमारे नेता तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सच और सच्चाई से रूबरू कराने करते हैं, तो ये लोग ऐसे भड़कते हैं, सत्ता में बैठे लोग जैसे लाल कपड़ा देखकर सांप भड़कता हो। भड़कना स्वाभाविक है, चूंकि सच्चाई से जो रूबरू कराया जा रहा है, ये बार बार चले आते हैं। 2005 के पहले 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका यही मुद्दा था, 10 में भी इसका यही मुद्दा था। विपक्ष बदल जाए, एक लगातार नहीं सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना। और दीपक जी 20 में भी यही मुद्दा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव का हो, मुद्दा बस वही। अब 25 में भी वही मुद्दा। मैं खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से ही रिकॉर्ड है ना। सुन लीजिए ना, मैं बताना चाहता हूँ, जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बने थे 1990 में, उस समय क्या था? प्रत्येक लाख आबादी पर 144 आपराधिक घटनाएं, ये आंकड़े हैं। अब सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको मुबारक। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। यही अब लगता है दुखती रगों पर हाथ चला गया। नहीं देखिए, ऐसे हम तो सुन रहे थे। अब सुनिए तो, बेचैन मत होइए ना। दीपक जी पानी इनको पिला दीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखिए दीपक जी 144, और हमारी सरकार। अब सुनिए ना, अरे मैं चुनौती सदन के अंदर, सुनिए, सुन लीजिए ना। अब एक लाइन अब सुन लीजिए ना दीपक जी। सदन के अंदर सुन लीजिए, सदन के अंदर कई बार चर्चा हो चुकी। और अब सुनिए, अब फिर आपका काम है एजेंसी, आप लग रहा है यहाँ एजेंसी बता रहे हैं। सदन के आपका आंकड़ा हो गया ना। आंकड़ा, हाँ, मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ ना। अब सुन ले, अब बोलने दीजिएगा कि हमने तो डिस्टर्ब नहीं किया। अरे इत्मीनान से ये अपना पोथी पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे। तो सुन इनका आंकड़ा, अरुण जी आप सुनिए तो। नहीं, आप जो आंकड़े बता रहे हैं उन्हीं आंकड़ों को मान लेते हैं, लेकिन आपने जो नहीं सच्चाई, ये सदन सही गलत पर हम नहीं जा रहे हैं। हाँ। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डंके के चोट पर सदन के अंदर या सदन के बाहर चुनौती इन लोगों को देने का। चुनौती सही, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें उन्हीं ढंग से करें जो ये आप लाख पे बता रहे हैं ना। 1 लाख पर, एक बार रिपीट कर दीजिए, 1 लाख पर 144, जब हमारे तो 10 लाख पर 1 जीरो बढ़ जाएगा। वो अब जीत जाइएगा, आप जीतिए ना, आप तो जीतते ही हैं रोज। आपको आप गजब बात। आप सुन लीजिए ना, तो हमारी सरकार जब बनी थी, आदरणीय लालू यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, 2005 में हमारी सरकार चली गई। जाते जाते 122 प्रत्येक लाख आबादी पर इनकी सरकार बन गई। अरे सुन लीजिए, अरे संयुक्त बिहार था, आपराधिक गतिविधियां कम हुई। मैं संयुक्त जनता को समझने वाले भाषा सुन लीजिए, संयुक्त गजब बात कम हुआ, ये कहिए ना। जनता समझ रही। दीपक भाई, आप भी सत्ता
के हो गए क्या? हम तो कह रहे हैं कि कम हुई, आप ये बता रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूं ना, सुनिए तो, बोलने का मौका ऐसे करिएगा तो फिर कैसे होगा। इनकी सरकार बन गई, अभी भी है, और एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है 4 गुना आपराधिक घटना बढ़ गई इनके शासनकाल में। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, गृह विभाग इनके पास है। 65,000 से अधिक हत्याएं, 25,000 से अधिक बलात्कार, 1 लाख से अधिक अपहरण, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। और इधर परसों पटना एसपी ने जारी किया है मई तक का, ये जनवरी से मई तक पटना में 116 हत्या और बलात्कार 41 या 45 है। समझ जाइए अपराध कितना है। तो ये ढोल पीटते हैं, उसके बाद आप चलिए ये अरुण आएंगे, हेल्थ पर हुआ, हेल्थ पर एक बार 30 सेकंड में, बस 30 सेकंड। मैं ये मानता हूं कि 2005 में बिहार की आबादी कितनी थी ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं आपको। संयुक्त बिहार हुआ करता था, 8 करोड़ के ऊपर आबादी थी। और अब बिहार की आबादी कितनी ये भी आपको मालूम है। 20 वर्षों में 14 करोड़ का आंकड़ा हम छू रहे हैं। मैंने आपको डाटा दिया कि लालू जी के शासन में प्रति वर्ष 4200 हत्याएं, हमारे में 3000। 4200 कब? जब से कम थी पॉपुलेशन, और 14 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन में 42। ये बता रहे हैं कि हमारे आने के समय जो स्थिति थी, हमारे जाने के समय वो स्थिति बेहतर करके हम देख गए थे। मैं कह रहा हूं आपको, मतलब समझ से परे है। मैंने चुनौती दिया कि आप डाटा रिलीज करिए, मैं तो डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, समझ से परे है। देखिए, हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए पक्ष और विपक्ष के साथ करना चाह रहे थे। चलिए, नहीं अरुण जी, ठीक है अरुण जी, अभिषेक जी, हम आएंगे। नहीं, हम थोड़ा समय और देंगे आप लोगों के पास। हम जरा पूनम जी के पास आ जाते हैं और इनसे कुछ पहलू जान लेते हैं कि पूनम जी, स्वास्थ्य की बात हो गई, अपराध की बात हो गई, पलायन की बात हो गई, आप इन 20 सालों में क्या बदलता देख रही हैं? हम चाहेंगे आपकी नज़र से भी हम बिहार को देख लें थोड़ा। देखिए दीपक जी, अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि किस तरह से अभी भी कानून का राज इनको लगता है कि स्थापित नहीं है। शायद ये बता दे कि इनके लालू राबड़ी सरकार में 118 नरसंहार हुए थे। ये बताने की आवश्यकता है कि आज तक एनडीए की सरकार में एक भी नरसंहार हुए क्या? आज हमारी महिला बहनें जो घर से बाहर निकल करके जा करके आज ऑफिस में जाती है, नौकरियां करती है, यही आरजेडी की जब सरकार थी दीपक जी, तो किस तरह से हमारे भाई बहन जो थे शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे। बिहार की मुख्यमंत्री महिला थी उस समय जब आरजेडी की सरकार थी। पूनम जी, बिल्कुल वही तो हम बोल रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला का ख्याल नहीं रख पाई। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनकी कामों को हम गिनाना शुरू करते हैं तो शायद ये लोग को तकलीफ होती है। आज जब हमारी एनडीए की सरकार आई तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे महिलाओं को पंचायत 50% आरक्षण पंचायतों में देकर के महिलाओं को सम्मान दिया गया। आज हमारी बहनें पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके जा करके उनके साथ काम करती है। 33% 35% सरकारी नौकरियों में जो हमारी सरकार ने व्यवस्था की, आज शायद बिहार की देख कर पूरे राज्य में लोग हमारी जो नीतियां है बिहार की उसको अपना रहे हैं। आज हमारी महिलाएं कंधे से कंधे मिला करके एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हवाई जहाज उड़ाने की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, वो सारी सुविधाएं हमारी बहनों को मिल रही है। सर, यही आरजेडी की सरकार थी कि आरजेडी के सरकार में लोग कहते हैं कि विकास है। हम बता दें कि आप बता दीजिए कि हमारी महिला बहनों का ये लोग हत्या, नरसंहार, अपहरण की बात करते हैं, उस समय की क्या स्थिति थी? हत्या नरसंहार तो इनके मंत्री के बंगले में बैठकर रचे जाते थे और माननीय लालू प्रसाद जी के डर से किसी प्रशासन और नहीं तो कोई केस होता था ना कोई कार्रवाई होती थी। आज हम आरोपों पर हम थोड़ी और बातचीत करेंगे और पक्ष भी लेना चाहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव में भी 50% आरक्षण दिया गया। लेकिन देखने वाली बात है कि इस आरक्षण के साथ साथ कुछ ऐसे पद भी सृजित हुए जो महिलाओं के आत्मनिर्भर होने पर, महिलाओं के
खुद से फैसला लेने की स्थिति पर सवाल खड़े करते रहे। और वो पद था या तो पंचायत पति हों, वार्ड पार्षद पति हों, जिला परिषद पति हों, इस तरह के कुछ पद भी सृजित हो गए थे। इस पर आप क्या कहते हैं? हम जब आपके पास आएंगे तो आपकी राय भी जानेंगे। हम दीपक जी के पास भी चलेंगे और थोड़ी उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि महिलाओं के आत्मनिर्भर और महिलाओं के सशक्त होने के एक विशेष पहलू पर मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त में उसे सबसे ऊपर रखती है। बिना समय गवाए हम पूनम जी के पास चलते हैं। और पूनम जी बात कर रही थी महिला सशक्तिकरण पर। महिलाओं की क्या स्थिति पहले थी, क्या स्थिति अब है? बिहार में महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है? पूनम जी, आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, हम चाहें और अपनी बात रखें। देखिए, आज महिलाएं जागरूक है। आज हर क्षेत्र में हमारी बहनें जो है कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर रही है। आज की स्थिति जो हमारे मुख्यमंत्री जी की हम बात करके, जो मुख्यमंत्री जी बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाए, आज हमारी बेटियां किस तरह से हम लोग सहयोग करके उनकी शादी माननीय सरकार बिहार सरकार के द्वारा वो सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो हम महिलाओं को जो उन्होंने जो सम्मान देने का काम किया, शायद ये आरजेडी के एक आपने अभी चर्चा की कि मुख्यमंत्री महिला भी थी राबड़ी देवी जी, शायद वो भूल गई थी कि एक महिला होते हुए एक महिला का ख्याल कैसे रखा जाता है। उनके लिए ख्याल रखना अपने बेटियों की ख्याल रखने की चिंता करने के बराबर होती थी, क्योंकि उनको यदि कोई महिला है तो उनके घर की बेटी बहनें थी और बिहार की कोई महिला बहनों का वो ख्याल नहीं रख सकती थी। आज की स्थिति में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं की हम बात करें, 10.5 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। तो शायद ये लोग को विकास दिखाई नहीं पड़ता है दीपक जी, ये लोग को चश्मे की बदलने की आवश्यकता है। ये लोग चश्मा उतार करके दूसरे चश्मे विकास की यदि देखेंगे कि बिहार में विकास की गति किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है तो इनको समझ में आएगा। लेकिन उनकी तो पुराने चश्मे वही है जो कि रोड खंडर में तब्दील थे था। ये नहीं करते हैं। ये सरकार कोर्ट द्वारा ये बिहार को दिया गया कि ये जंगल राज है। चलिए, और आप उसे हम उम्मीद करते हैं कि आगे बहाना ना बनाएं ये दिखाने के लिए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया है। अभिषेक जी के पास आते हैं। अभिषेक जी, महिलाओं पर काफ़ी बातें हो गई है, लेकिन आने वाले समय में महिलाओं के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ये आपके विपक्ष जब भी चुनावी मंच मिलता है तो उस तरह की बातें करते हैं। देखिए, हमारे विपक्ष के साथियों को भी मालूम है कि बिहार में महिलाओं के लिए राजनीतिक रूप से पहली पसंद किसी नेता के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, गठबंधन के रूप में एनडीए है, हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन है। और इसी कारण से इन लोगों ने सोचा कि महिलाओं को प्रलोभन दिया जाए। भाई साहब है माई बहन योजना, और एक उनसे भी आगे उसी गेंद को लपक रहे हैं, माई बहन मान योजना, 2500 रुपए प्रति माह देने की बात कर रहे हैं। सुरक्षा नहीं दिया महिलाओं को, अच्छा माहौल नहीं दिया। गीता विश्वास कांड याद ही है आपको, शिल्पी गौतम हत्याकांड याद ही है आपको। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो सभी दृश्य आपको याद ही हैं। अब वो भी महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बताया जीविका दीदियों के बारे में। उसके अलावा महिलाओं को सशक्त, आप चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले नीतीश जी ने बनाया पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में, पुलिस बल में 35% आरक्षण, सरकारी और अन्य जगहों पर जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें 33% सीटें बिहार में महिलाओं को दी जा रही हैं। आज हमको हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब अत्याधुनिक हथियारों के साथ थाने में दिखती हैं, जब हमको वो पढ़ाते हुए दिखती हैं, सरकारी नौकरियों में दिखती हैं, तब लगता है कि समानता की जो बात है कि महिला और पुरुष इस सदी में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ये चरितार्थ होता है। तो महिलाओं ने अपना पूर्ण समर्थन नीतीश जी को दिया और कुछ ढकोसलेबाजी करने के लिए ये लोग सामने आ चुके हैं कि महिलाओं को आकर्षित करेंगे राजनीतिक रूप से, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है, इनकी हवा निकल जाएगी। अभी हमारे साथी महिला सुरक्षा पर प्रवचन दे रहे थे। इसी 20 साल के दौरान मुजफ्फरपुर बालिका जैसी गृहकांड हुआ, देश ने देखा, और बच्चियों ने कहा तोंद वाला अंकल, मोछ वाला अंकल। आज तक यह नहीं बता पाए हैं वो तोंद वाला अंकल, मोछ वाला अंकल कहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गृह जिला में महिलाओं के पैर में 9-9 कीलें ठोकी जाती है। आपने देखा नाबालिग दलित बच्चियों के साथ किस तरीके से पहले रेप किया जाता है, उसके बाद उसके स्तन में, शरीर में
दर्जनों बार चाकुओं से गोदा जाता है। ऐसा एक भी जिला नहीं है इस जिला में प्रत्येक दिन महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटना सामने नहीं आते। ये सुरक्षा की बात कर रहे थे, हमारे नेता निकले थे कार्यकर्ता संवाद कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में और 18 किलोमीटर की यात्रा की। उस दौरान राज्यभर के महिलाओं से भी उन्होंने संवाद स्थापित की और महिलाओं की वेदना पीड़ा सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सबसे अधिक हमारी महिलाएं महंगाई की मार से त्रस्त है और अनेक प्रकार की चाह कर भी कुछ खरीद नहीं पाती, कुछ अपने दीपक जी इसीलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने आधी आबादी महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह देने की बात कही और ये आरक्षण की बात कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था में। ये हमारी सरकार का देन है, राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में। मतलब राबड़ी देवी नहीं, आरक्षण का जो प्रावधान, ये जो क्रेडिट ले रहे हैं उनको बताना चाहिए। ये झूठ तो आप लोग परोस रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने, ठीक है, आपने आरक्षण, आपने विपक्षियों के दबाव में आरक्षण दिया, लेकिन आपने कितने महिलाओं का भला किया, कितने लोगों को रोजगार मिल गए। पहले ही जानते हैं पंचायतों में जो वार्ड पति और पंचायत में जो मुखिया पति जो कहलाते हैं स्थिति, तो कितनों का सशक्तिकरण हुआ। ये लोग हंस रहे हैं। आज अगर महिलाओं को मजबूत करना है तो जब तक आप उनको आर्थिक रूप से उनको सशक्त नहीं करिएगा, महिलाएं मजबूत नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमारे गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया और आज अगर हम चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके खाते में सीधे तौर पर 2500 रुपये जाएं तो इन्हें हंसी आ रही है। अगर ढंग से पिछले 20 सालों में कुछ कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आता। चलिए, माफी चाहेंगे, वक्त का अभाव है। तो हर पक्ष की बात महिला सशक्तिकरण पर आपने सुन ली है, लेकिन चलते चलते दीपक जी की बात भी थोड़ा सुन लेते हैं। एक पक्ष और विपक्ष से इतर एक निष्पक्ष राय संक्षेप में। दीपक जी, जिस तरह की 20 वर्षों की बात की परिचर्चा आपने छेड़ी, बहुत अच्छी परिचर्चा आपने छेड़ी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि मैं ये मानता हूँ कि आज 20 वर्षों से पहले से ये जंगल राज का जो घोषणा है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। ये यहाँ के जंगल राज समाप्त हो गया, अब जंगल राज को भूल गई। क्योंकि सवाल ये उठता है कि हमारे लोग जो बाहर होते हैं ये रोज जंगल राज और ये एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है बहुत दिनों से। अगर आपने इसका बहुत खराब असर पड़ता है आपके विकास पर। इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहते हैं, उन्हें अभी भी ये लगता है कि जंगल राज। तो पहले तो ये बात आप खत्म करना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को। और जिस तरह से हम बहस के मुद्दे पर जाते हैं और जिस मुद्दे को लेकर चलते हैं, अगर बिहार का विकास करना है, हमें बिहार को बंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोवा और के ऐसे विकसित राज्य, केरल के जैसे विकसित राज्य बनाने हैं तो सबका सहयोग होना चाहिए। अब देखिए, एक सवाल उठता है, ये मुफ्त की बात आपने कही, 2500 रुपये माई बहन योजना में देंगे, गैस फ्री देंगे, 5 किलो अनाज देंगे और 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो इस तरह से योजनाओं को आप जब चला रहे हैं तो इससे साफ जाहिर ये हो रहा है ना कि आपके देश में इतने लोग इस स्थिति में हैं कि वो अनाज खाने लायक नहीं है। स्वावलंबी बनाने की घोषणा किसी पार्टी के द्वारा नहीं होती, ये ललचाया ये महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ पैसे देकर, थोड़ा सा अनाज देकर आप ये दर्शा रहे हैं कि वो अभाव है समाज के उस वर्ग में, इसलिए हम उन्हें अतिरिक्त मदद पहुंचा रहे हैं। स्वावलंबी बनाया जाना आवश्यक है, आत्मनिर्भर बनाया जाना आवश्यक है। और अगर हम बिहार की छवि को और चमकाना चाहते हैं तो अतीत के भयावह यादों को दूर करना होगा। जब तक हम
अतीत की यादों में खोए रहेंगे तो उसकी छाया भविष्य पर भी पड़ेगी। और जो दीपक जी कह रहे हैं कि अगर हम जंगल राज ही दोहराते रहेंगे तो मानसिकता में यही रहेगा कि जो पहले स्थिति थी अब भी उसी की चर्चा हो रही है, तो हम आगे कहां बढ़ पाए हैं। तो इस चर्चा को बदलने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास यही है कि हम जानने निकले हैं क्या बदल रहा है, 20 सालों में कितना बदला है और आगे बदलने की कितनी गुंजाइश बनी हुई है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, पक्ष और विपक्ष के साथ आम जनता का पक्ष भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, दीपक जी आपका, और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए थे, पूनम जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, अरुण जी आपका भी और गुंजन जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और 20 साल में कितना बदला बिहार, इस पर अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर हम जुड़ेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।